नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने फिर आया हूं एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज फिर एक बहुत बेहतरीन से करंट के क्वेश्चन और बहुत सारी बातें, जिसमें आपको एग्जाम में ये बहुत सारी जो अप्रोच होगी, जो रणनीति होगी, वो तो आपको बहुत मदद करेगी। रोज की तरह हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे क्या आज की कुछ घटनाएं घटी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की कुछ घटनाओं में, और पहली घटनाओं में से जरा मैं मार्कर उठा लूं, उसके बाद बताता हूं आपको। ये 17 नवंबर 1525 को मुगल शासक बाबर ने भारत में सिंध के रास्ते से पांचवी बार आज ही के दिन प्रवेश किया था। ठीक है, बाबर ने पांचवी बार, मुगल शासक बाबर ने सिंध के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था, ये बात ध्यान रखना है। दरअसल वो आपको पता होगा कि यूसुफ हजई जनजाति के लोगों के पीछे पीछे आया था, इस वजह से उसको भारत का मार्ग पता चला था। 17 नवंबर 1932 को 30 गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आपको पता होगा कि इसका कांग्रेस द्वारा जो है, इसका अगर आपसे पूछा जाए तो कांग्रेस द्वारा इसका जो है विरोध किया गया था, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की रीता फारिया मिस वर्ल्ड का आज ही के दिन खिताब जीती थी, और मिस वर्ल्ड बनने वाली वो एशिया की पहली महिला बनी थी। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है, नवंबर आपका जो 17 नवंबर है, 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। 1939 में चेस्कोस्लोवाकिया एक देश है, वहां पर नाजियों के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया, तब से जो है आज ही के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, बेहतरीन सा एक क्वेश्चन जो सबसे आपको रूबरू कराएंगे। कल मैंने सेमीफाइनल के बारे में आपको बताया ही था, आज भारत खेल रहा है फाइनल। जापान को हराकर भारत जो है फाइनल में पहुंचा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जूनियर महिला वर्ग किस टीम द्वारा जीता गया। जूनियर हॉकी चैंपियनशिप महिला वर्ग, इसको आप अगर ध्यान रखें और अच्छा तरीके से कहें तो आप ये कह सकते हैं कि महिला वर्ग जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो आप कह देंगे कि सर ये किसके द्वारा, भारत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। इसमें ध्यान रखना, भारत ने चीन को हराया। भारत ने किसको, भारत ने चीन को हराया है, और चीन को हराने के बाद भारत ये जीता है। आपको मैं बता दूं कि आपका चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे सीनियर महिला वर्ग हो, और चाहे आपका अंडर एज वाला हो, हॉकी की जितनी भी एशिया में चैंपियनशिप हुई है, उन सभी चैंपियनशिप को भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है भाई, चलो अगली बात करते हैं। तो ये टीम इंडिया का लगातार दूसरा खिताब है, इससे पहला वाला भी इंडिया के द्वारा ही जीता गया है, और चीन को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर हमने ये खिताब जीता है। ठीक, इसके अलावा भारतीय हॉकी संघ की स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1925 में हुई थी, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद को, किसको, मेजर ध्यानचंद को अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये कहना कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाएगा, तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है भाई, किसको, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला, 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। 2024 में हम पिछले 3 सालों से ये करते हुए आ रहे थे सचिवों की अध्यक्षता, तो अब की बार ये चौथा नंबर था। चौथी बार जो भारत के मुख्य सचिव हैं उनके राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। किसके द्वारा, ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। नई दिल्ली में ये आपका आयोजन किया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह सम्मेलन केंद्र और राज्य की साझेदारी को मजबूत करता है, और सहकारी संघवाद को मजबूत करना ही इसका जो है क्या है, उद्देश्य है। इसमें यह भी बात ध्यान रखनी है। पिछला सम्मेलन जो हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो धर्मशाला में हुआ था जून 2022 में, और अगर बात करें इसके बाद नई दिल्ली 2023 वाला जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और अब की बार जो है ये फिर से वापस जो है कहां पर हुआ है, दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका एकीकृत विकास एजेंडा और रणनीतिक विकास योजनाओं पर यह पूरी तरह केंद्रित है।
और इसी को संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री बार बार प्रयास कर रहे हैं कि सचिवों से वो बार बार संपर्क बनाकर रखें। अगला एक क्वेश्चन है कि सफेद पंखों वाली बत्तख है, सफेद पंखों वाली बत्तख मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर भाग में पाया जाता है? सफेद पंखों वाला बत्तख मुख्य रूप से, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो यहाँ पर फेमस है मंदारिन बत्तख, और इसके अलावा अब मंदारिन के बाद है ये सफेद पंखों वाला बत्तख। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं सर ये असम और अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? असम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। ठीक, ये वुड डक कहलाता है। इसकी बात ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वुड डक। और ये नामेरी टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान रखना कहां पर है? नामेरी टाइगर रिजर्व के कृत्रिम तालाब में, नामेरी टाइगर रिजर्व के कृत्रिम तालाब जिसका नाम है नीलमणि बील में, नीलमणि बील कृत्रिम तालाब है जिसका नाम क्या है? नीलमणि बील में ये देखा गया है। दुनिया की सबसे लुप्तप्राय बत्तखों में से ये एक है। वैश्विक स्तर पर इनकी केवल, ऐसा माना जाता है कि संख्या केवल 800 ही है जो इस समय ही जिंदा है। ये 450 तो केवल भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में है, बाकी चीन और पूर्वोत्तर देशों में जो है तो अभी इनकी उपस्थिति है। ये उष्ण कटिबंधीय जंगलों में, दलदली क्षेत्रों में रहना जो है पसंद करता है और अपनी भूतिया आवाज के कारण इसे देवहंस या स्पिरिट डक के नाम से भी जाना जाता है। अपनी भूतिया आवाज, भूत जैसी आवाज करने के लिए ये जो है देवहंस या स्पिरिट डक के नाम से भी जाना जाता है। इसका शरीर काला, सिर सफेद और आंखें जो है लाल नारंगी होती हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें ये बत्तख गोधुली सर्वाहारी है और आयुसीएन द्वारा इसे गंभीर लुप्तप्राय, आयुसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुअर, ठीक है, जिसको कहा जाता है पोर्क या पिग, ठीक है, पोर्क या पिग के नाम से भी कह सकते हैं, या आप इसको फोग भी कह सकते हैं, ठीक है, या हॉग कह सकते हैं, सॉरी हॉग। तो सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पता चला है। तो ये जो सुअर है ये अफ्रीकी स्वाइन फ्लू कहाँ जो है फैला है? तो आप ध्यान रखना ये कहां पर? केरल में। ध्यान रखना कहां पर? केरल में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैला है जिसका नाम है एएसएफ। एएसएफ का मतलब है अफ्रीकी, एस का मतलब है स्वाइन, एफ का मतलब है फ्लू। आपको पता है फ्लू जो है वो जितनी भी रोग हैं वो सारे कैसे होते हैं? वायरस वाले रोग हैं। और इसमें ध्यान रखना कि सुअरों को मारने के उपाय किए गए हैं, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में एएसएफ वायरस से सुअर प्रभावित हुए हैं इनका कोई भी इलाज नहीं है। दरअसल ये जोनोटिक नहीं है। एक बात तो खास ये है कि जोनोटिक अगर कोई रोग नहीं होता तो आदमी को वो रोग प्रभावित नहीं करता, पर ऐसा कतई भी नहीं है कि ये प्रभावित नहीं कर सकता, प्रभावित कर सकता है। इसलिए बचाव तो करना ही पड़ेगा। इसमें 100% मृत्यु दर है। अगर किसी सुअर को इस वायरस ने प्रभावित कर दिया तो 100% उसको मरना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है एस फारवाइड में जो है ये जीनस के एक बड़े दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए का वायरस है और उस वजह से जो है ये हो रहा है। और ये वायरस सुअर के मांस और मांस उत्पादकों में लंबे समय तक क्या है? जीवित रह सकता है। तो इसलिए जो सुअर है उनको मारना ही इसका सबसे अच्छा विकल्प है। और अगर कोई व्यक्ति इस सुअर को खा लेगा तो उसके बाद उसका देहांत होना कंफर्म माना जाएगा, ठीक है। एएसएफ की उत्पत्ति जो है उप सहारा अफ्रीका में हुई थी, इस वजह से ये जो है एएसएफ का नाम इसका पड़ा है और एशिया और यूरोप में फैल गया। 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में इसकी पहले पुष्टि हो चुकी है, फिर अभी जो है ये भारत के केरल में फैल गया। अभी मैंने बताया यह कि इसका कोई टीका, इलाज, रोकथाम कुछ भी नहीं है। केवल एक ही इलाज है कि अगर किसी सुअर को ये हो गया तो उसको मारना ही सबसे अच्छा समाधान होगा, ठीक है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? देखो यार, आपसे अगर कहा जाए तो ये कहां के प्रधानमंत्री हैं? ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। प्राबो सुबियांतो की अगर बात करें, प्राबो सुबियांतो जो हैं आप कह सकते हैं कि सर ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहां के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के क्या हैं? ये राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रांसवा बायरू, मैंने आपको कल पढ़ाया ही था कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये कौन बने हैं? ये आप कह सकते हैं कि सर फ्रांस के नए
राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं, और सॉरी प्रधानमंत्री, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये क्या हैं? बने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन क्या था कि जॉर्जिया, अमेरिकी कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है जॉर्जिया, तो वहां के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मिखाइल कावेलाशविली, मिखाइल कावेलाशविली को राष्ट्रपति चुना गया है। ये जो हैं फुटबॉलर रह चुके हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है? प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। सत्तारूढ़ जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के सांसद मिखाइल कावेलाशविली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति क्या है? चुना गया है। संसद में 300 सदस्यीय निर्वाचक मंडल द्वारा इनको प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है, ध्यान रखना, निर्विरोध चुना गया है। इसमें से 224 में से 225 में से 224 सदस्यों ने क्या किया है? इनको समर्थन दिया है। जॉर्जिया के बारे में अगर बात करें तो जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है जॉर्जियाई लारी, और इसके अलावा राजधानी यहाँ की क्या है? अटलांटा। और जॉर्जिया में रेडियम स्प्रिंग्स नाम का एक प्राकृतिक पानी का झरना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रेडियम स्प्रिंग्स नाम का एक क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक झरना है। बात समझ में आ रही है? क्या है? प्राकृतिक झरना है। अगला एक है कि जलवाहक योजना को किस भारतीय राजनेता द्वारा शुरू किया गया है? जलवाहक जो योजना है ये किस भारतीय राजनेता द्वारा शुरू किया गया? आपने देख लिया होगा। इनको आंसर क्या है इनका? सर्बानंद सोनोवाल। किसको? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जलवाहक योजना को जो है शुरू किया गया है। सरकार ने अंतरदेशीय जलमार्ग कार्गो को बढ़ावा देने के लिए जल वाहक योजना को शुरू किया है। क्लियर है? ध्यान रखना, जलवाहक योजना को हम अपने देश में नए जलमार्ग कार्गो जो रूट है वो विकसित कर रहे हैं। इससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में लंबी दूरी के माल जो परिवहन हो रहा है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही में ध्यान रखना कि इस योजना का लक्ष्य है कि अंतरदेशीय जलमार्गों के माध्यम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक माल परिवहन करने वाले जो ट्रकों का प्रयोग किया जा रहा था उनमें थोड़ी कमी आए, और इनसे रास्तों से हम जो है क्या कर सके? परिवहन कर सके। बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, जिसको नेशनल वाटर जो है आप रोड कह सकते हैं, मार्ग कह सकते हैं, तो वो जो है वो क्या है? आपका 69 है, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में मणिमुथारू नदी में। भारत का सबसे छोटा नदी जलमार्ग जो है उसका नाम क्या है? NW69, तमिलनाडु के मणिमुथारू नदी में है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक है जो 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, ये असम के धुबरीगढ़ से जो है कहां तक है? गंगा नदी के मुहाने तक है। भारत में अगर देखा जाए तो कुल 111, भारत में ध्यान रखना, भारत में कुल 111 जल मार्ग है। कितने? 111 जल मार्ग हैं। क्लियर है भाई? अगला एक क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास किया गया है। डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास किया गया है, ये किस किस के बीच? तो फ्रांस, यूएई और भारत, इन तीनों की जो संयुक्त सेना है। ठीक है, डेजर्ट नाइट वायु युद्ध अभ्यास इन तीनों की जो संयुक्त सेना है उसके द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया गया है। इसमें ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अरब सागर के ऊपर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया है। ठीक है, जरा एक सेकंड रुको। डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया है भारत की तरफ से। अगर देखा जाए इसमें तो सुखोई 30, MKI राफेल और जो है CS की भागीदारी वाले 3 दिवसीय अभ्यास में हमारे ये वाले जो हम कह सकते हैं लड़ाकू विमान गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हिंद प्रशांत और फारस की खाड़ी क्षेत्र में रक्षा संबंधों को ये तीनों देश मजबूत करना चाह रहे हैं, और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सहयोग के लिए 2022 से त्रिपक्षीय रोड मैप इन्होंने तैयार जो किया था, उस त्रिपक्षीय रोड मैप को और ज्यादा मजबूत तरीके से ये क्या है कर सके इसको। इसके बाद CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? CPTPP में शामिल होने वाला पहला देश अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन बना है। जरा बात करते हैं CPTPP क्या है।
तो ये एक व्यापार समूह है जिसमें कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, वियतनाम जैसे देश पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब इसमें क्या था कि ये कदम ब्रोटिक्स के बाद उठाया गया क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के बाहर नए वैश्विक व्यापार संबंध स्थापित करना चाहता है। तो इस वजह से जो यूरोपीय संघ के बाहर अगर वो व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा तो सबसे अच्छा इस संगठन के पास क्या था कि ब्रिटेन को ही कैप्चर कर लिया जाए। और ब्रिटेन जो है अब शामिल होने वाला यूरोपीय पहला देश बन गया है। आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बना है। ठीक है, CTPPP में अभी 11 सदस्य थे प्लस एक ब्रिटेन के साथ, इसमें कुल मेंबर हो गए 12। जरा बात करते हैं तो CTPP क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 2018 को की गई थी। इसमें ध्यान रखना कि कुल सदस्य अगर पूछे जाए कितने हैं तो इसके कुल सदस्य आपसे पूछे जा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, अब हो गए 12, पहले कितने थे? 11 थे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 किस राज्य के द्वारा जीता गया है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे कि सर ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को त्रिपुरा राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रुप बी श्रेणी में त्रिपुरा राज्य के द्वारा जीता गया है। क्लियर है? अगर आपसे और पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य ने चित्रकला प्रतियोगिता के ग्रुप बी में प्रथम पुरस्कार भी जीता है और अगरतला के भवन त्रिपुरा विद्या मंदिर के कक्षा 10 के छात्र रितेश गुहा राय ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, और जगदीप धनखड़ ने विजेताओं को क्या किया है? सम्मानित किया है। आपको पता ही होगा कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति हैं इस समय जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और इन्हीं के खिलाफ जो है आर्टिकल 67B का प्रयोग करके महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक है, आर्टिकल 67B का प्रयोग करके क्या की गई थी? महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम द्वारा जीती गई है? ठीक है, ये ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीती गई है? तो आप कह सकते हैं ये ट्रॉफी किसने जीती है? तो आंसर आ जाएगा इसका मुंबई। ठीक है, मुंबई टीम के द्वारा ये ट्रॉफी जो है जीती गई है। मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के खिताब को अपने नाम मुंबई ने कर लिया है। इसमें आपको ध्यान रखना कि अभी तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को सबसे ज्यादा तमिलनाडु ने जीत रखा है 3 बार। लगातार विजेता तमिलनाडु 2020-21 और 21-22 का रहा है। अगर बात करें विजेता कप्तान तो जो विजेता कप्तान है मुंबई के श्रेयस अय्यर है और हारने वाले जो कप्तान है उनका नाम क्या है? रजत पाटीदार। वो कहां के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो चीजें हैं मैंने आपको साथ साथ में जो बताई हैं आप उनको रिकॉल करते रहे और रिकॉल करोगे तो आप जितने भी आने वाले एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप केवल वीडियो देखने के माध्यम से बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।